गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा प्रश्न है कैमास वध की विशेषताएं। इससे पहले हम पृथ्वीराज रासो से संबंधित सभी प्रश्न कर चुके हैं। पृथ्वीराज रासो से संबंधित सभी प्रश्न जैसे पृथ्वीराज रासो का नामकरण, उसकी विशेषताएं, उसकी परंपरा, वस्तुगत प्रवृत्तियां, भावगत प्रवृत्तियां, शैलीगत प्रवृत्तियां और पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के बारे में भी हम जान चुके हैं। तो इस तरह से पृथ्वीराज रासो से संबंधित हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। इसके अंदर पहली यूनिट के अंदर व्याख्या करनी है कैमास वध की। पृथ्वीराज रासो का एक समय है कैमास वध, उसकी व्याख्या करनी है। पूरे की हमें व्याख्या भाग कैमास वध है। तो उसी कैमास वध से संबंधित हमारा एक प्रश्न बनता है, कैमास वध की विशेषताएं कौन कौन सी है, या पृथ्वीराज रासो में वर्णित समय कैमास वध की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। तो इसके बारे में, इसकी विशेषताओं को जानने से पहले हम इसके कथानक पर एक नज़र डाल लेते हैं। कैमास वध समय की कथा की मुख्य घटना कैमास वध है। सारा कथानक यानी कहानी इसी घटना को केंद्र बनाकर घूमता है। संयोगिता के प्रति अपने प्रेमानुष्ठान और जयचंद द्वारा राजसूय यज्ञ में अपमानप्रद कार्य सौंपे जाने की सूचना पृथ्वीराज को मिल चुकी है। अतः अपमान के क्षोभ और संयोगिता के प्रेम वियोग के कारण उसका चित्त स्थिर नहीं रहता। वे अपने प्रधान अमात्य कैमास को राजधानी का प्रबंध कार्य सौंपकर वन में आखेट करते हुए मन बहलाने लगते हैं। इधर अधिकार पाकर कैमास रमणियों के साथ भोग विलास में लग जाता है। उसे अति सुंदर कर्नाटी दासी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। एक तांबुल वाहिनी दासी कैमास को राजप्रसाद में कर्नाटी दासी के साथ रमण करते देख लेती है। वह इसकी सूचना परमारी पटरानी को देती है। पटरानी तत्काल ही एक दासी से पत्र भेजकर महाराज को बुलाती है। महाराज यानी पृथ्वीराज चौहान को बुलाती है। पृथ्वीराज दासी और पटरानी उस महल में जाते हैं जहां कैमास कर्नाटी दासी के साथ रति क्रीड़ा कर रहा था। पृथ्वीराज गुस्से और आवेश में आकर दोनों का वध कर देते हैं और कैमास को भूमि में गड़वा देते हैं और वो रात्रि में ही वन को वापस चले जाते हैं। उनके आने जाने का पता उनके साथ की सेना और साथियों को नहीं लगता। कैमास वध की यह सारी घटना सरस्वती चंद को पहले स्वप्न में और फिर उसकी विनय पर प्रत्यक्ष होकर बतला देती है। यानी चंद कौन था, यहाँ चंद बरदाई को कह रहे हैं। चंद बरदाई जो पृथ्वीराज रासो का रचयिता और पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, उसको माता सरस्वती स्वप्न में आकर यह सारी घटना बता देती है। पृथ्वीराज वन से लौट आते हैं और सभा जोड़ते हैं। वे कैमास के विषय में पूछते हैं तो कोई नहीं बता पाता। वे चंद बरदाई से कहते हैं कि या तो वह बताए कि कैमास कहाँ है या फिर सरस्वती की सिद्धि का वरदान छोड़ दे। अंत में चंद बरदाई पृथ्वीराज द्वारा कैमास वध की घटना प्रकाशित कर देते हैं। इस तरह इसका यह संपूर्ण कथानक जो है वो इसी कैमास वध के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये तो था इसका कथानक या इसकी कहानी। अब इस कथानक में यानी कैमास वध के कथानक में ऐतिहासिकता है या यह मिथ्या कोरी कल्पना है, यह इसकी पहली विशेषता बनती है कथानक में ऐतिहासिकता। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैन ग्रंथ पुरातन प्रबंध संग्रह के आधार पर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता सिद्ध की है। उनके अनुसार पृथ्वीराज दिल्ली और अजमेर का शासक और जयचंद का शत्रु था। उसके दो मंत्री थे, जिनमें एक दाहिमा वंश का कैमास और दूसरा प्रताप सिंह श्रीमाल था। प्रताप सिंह के कहने पर पृथ्वीराज ने कैमास का वध कर डाला था, लेकिन रासो में कैमास वध का कारण उसका कर्नाटी दासी से प्रेम दिखाया गया है। तो इसकी ऐतिहासिकता है, उसको दशरथ कुमार शर्मा ने प्रामाणिक बताया है कि इस कथानक में ऐतिहासिकता है, ऐतिहासिकता समाई हुई है, यह कोरी मिथ्या या कल्पना नहीं है। इसका दूसरा बिंदु या दूसरी प्रमुख विशेषता है प्रबंध कौशल और कथा प्रवाह। कैमास वध पृथ्वीराज रासो की एक अवान्तर घटना है। यह घटना पृथ्वीराज के कन्नौज गमन की पृष्ठभूमि तैयार करती है।
साथ ही स्वतंत्र रूप में भी कथानक प्रवाह में प्रबंध कौशल बना रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि किस ताप में यानी किस जलन में चौहान का मन जो है वो स्थिर नहीं है, और जिसके कारण वह दिल्ली का शासन अपने प्रधान अमात्य यानी प्रधानमंत्री कैमास को सौंपकर वन में आखेट करते हुए मारे मारे फिर रहे हैं। तो इसका उत्तर हमें कैमास वध से जस्ट पहले का जो समय है उस समय का नाम है जयचंद का राजसूय और संयोगिता का प्रेमानुष्ठान, उसमें मिल जाता है कि उसमें जो कन्नौज का राजा जयचंद है वो पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करता है और संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान है वो अलग हो जाते हैं, तो इस वजह से वह मारा मारा फिर रहा है। उसके पश्चात है कथा का विकास, यानी इस कथा का विकास कैसे होता, कथानक किस गति से आगे बढ़ता है या कथानक को कैसे गति मिलती है। प्रारंभ के पश्चात ही कथानक का विकास मंथर गति से होने लगता है। पृथ्वीराज आखेट शिविर में है और कैमास अधिकार पाकर रमणी भोग में लगा हुआ है। वह कर्नाटी दासी के साथ रति क्रीड़ा में डूबकर अपने कर्तव्य से विमुख हो चुका है। कवि बड़े नाटकीय मोड़ों से कैमास और कर्नाटी दासी के रति विलास की सूचना पटरानी तक पहुंचा देते हैं, और फिर नाटकीय मोड़ से ही पृथ्वीराज आकर कैमास का वध करते हैं। वे कैमास को भूमि में गड़वा देते हैं और रात्रि में ही आखेट शिविर को लौट जाते हैं। उनके आने जाने का पता उनके साथ की सेना और साथियों को भी नहीं लगता। सारा रहस्य पृथ्वीराज, उनकी पटरानी और साथ ही विश्वास पात्र दासी तक ही सीमित रह जाता है। इसके 14वें छंद तक कैमास वध की समस्त घटना घटित हो जाती है। कैमास वध का प्रकाशन नाटकीय होता है। सरस्वती चंदबरदाई को पहले स्वप्न में और फिर उसकी विनय पर प्रकट होकर कैमास वध की सारी घटना बतला देती है। सवेरे चंदबरदाई पृथ्वीराज के हट पर भरी सभा में सारी घटना को प्रकाशित कर देते हैं। यहाँ कथा वस्तु चरम सीमा पर पहुँच जाती है। कैमास वध की घटना को सुनकर शूर सामंत भयभीत होकर अपने अपने घरों को पलायन कर जाते हैं। पृथ्वीराज क्रोधित और चंदबरदाई भयभीत दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर बड़ी ही संवेदनशील नाट्य स्थिति आ जाती है। इसके 30वें छंद में बड़ा ही मार्मिक और करुणापूर्ण दृश्य सामने आता है। सती होने को उद्यत कैमास की पत्नी चंदबरदाई की शरण में आती है और अपने पति का शव मांगती है। उसके द्वारा जीवन की निस्सारता का वर्णन जीवन के मोह को दूर कर कर्म में प्रवृत्त करता है। कथानक बड़ी शीघ्रता से उपसंहार की ओर बढ़ता है। चंदबरदाई पृथ्वीराज के पास कैमास की स्त्री को लेकर जाता है। पृथ्वीराज इस शर्त पर शव देने को तैयार हो जाते हैं कि पृथ्वीराज उनको जयचंद के पास लेकर जाए और जयचंद को दिखाए। वे चंदबरदाई के साथ सेवक के रूप में भी कन्नौज जाकर रण नृत्य करने को उद्यत हो उठते हैं। पृथ्वीराज की निराशा और मन की स्थिरता दूर हो जाती है। इससे चंद को प्रसन्नता हो जाती है। कवि चंद ने कैमास का जो शव था उसकी स्त्री को अर्पित किया, वह सती हो गई। तब कवि ने कहा कि मरण और लगन विधाता के हाथ में होते हैं। हम भले ही कन्नौज राज्य की भूमि पर चले जाएंगे और शत्रु सेना को विखंडित करेंगे, यहाँ रहकर उपहास सहन करते हुए और विलासिता में हम अपने प्राणों को नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो है ये एक कथानक का विकास होता है। अपनी मंथर गति से धीरे धीरे जो कथानक है वो अपने आप आगे बढ़ता चला जाता है। उसके बाद इसका अगला बिंदु है कैमास वध की प्रवृत्तियों या विशेषताओं में रसात्मकता और भावाभिव्यंजना। कैमास वध की घटनाओं में पहले कैमास का वध करने के लिए पृथ्वीराज में क्रोध की उग्रता रहती है। इसके साथ ही कथानक में आदि से अंत तक जयचंद पृथ्वीराज के क्रोध का आलंबन बना रहता है। अतः रौद्र रस इस कथा प्रसंग में अंगी रस है। इसके साथ में वीर रस के स्थायी भाव उत्साह और भयानक रस के स्थायी भाव भय की भी व्यंजना इसमें मिल जाती है। रौद्र और वीर रस के साथ साथ श्रृंगार की धारा भी अंतः सरिता की भांति प्रवाहित होती हुई प्रतीत होती है। कथानक का प्रारंभ ही विप्रलंब या वियोग श्रृंगार से शुरू होता है। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के प्रेम वियोग में संतप्त हैं, इस कारण उनका मन स्थिर नहीं है। वह राजकाज कैमास को सौंपकर वन में आखेट करते हुए मारे मारे घूम रहे हैं।
इसके पश्चात कैमास के कर्नाटी दासी के साथ रति विलास में संयोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है, और श्रृंगार का वर्णन भी संयत और शिष्ट है, और कहीं पर भी अशिष्टता की मर्यादा नहीं लांघता प्रतीत होता है। तो ये था रसात्मकता और भावाभिव्यंजना, यानी इसके अंदर कैमास वध के अंदर कौन से रसों का प्रयोग हुआ है और कौन से भावों की अभिव्यक्ति हुई है। उसके पश्चात इसका अगला बिंदु आता है छंद, यानी कि कैमास वध में कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है। कैमास वध में मुख्य रूप से गाहा, दोहा, साटिका, अड्डिल, मुड्डिल, रासा, आर्या, अर्धनाराज, नाराज और कवित छंदों का अधिकतर प्रयोग हुआ है। इनमें कवित और दोहों की प्रधानता है। कथा सूत्र की वर्णन जहाँ गाहा, दोहा जैसे छोटे छोटे छंदों में है, वहाँ वर्णन वैविध्य लंबे आकार के छंद कवित्त में हुआ है। सभी छंद विषय और भावों के अनुकूल है। छंद की सफलता पर वस्तु वर्णन और अनुभूति निरूपण थिरक उठा है। संयुक्ताक्षर और पुरुष वर्णों का प्रयोग सर्वत्र हुआ है। मात्रिक और वर्णिक दोनों ही प्रकार के छंदों का प्रयोग हमें कैमास वध में देखने को मिलता है। छोटे आकार के छंदों में वस्तु वर्णन और भाव सौंदर्य निखर गया है। अर्धनाराज छंद में सरस्वती का नक्शिक सौंदर्य वर्णन बहुत ही प्रभाव उत्पादक बन पड़ा है। भावानुकूल छंदों के कारण ही वस्तु वर्णन में काव्यात्मकता सी आ गई है। ये था इसके छंद कि पृथ्वीराज रासो के समय कैमास वध में कौन कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है। उसके पश्चात अलंकार योजना। कैमास वध में अलंकारों की सफल योजना है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा कवि के विशेष प्रिय अलंकार हैं। इनके अतिरिक्त पुनरुक्ति प्रकाश, सभंग पद, यमक, उपमा, रूपक, रूप का अतिशोक्ति, अतिशोक्ति, प्रतीप, लोकोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग भी सुंदर बन पड़ा है। उत्प्रेक्षा का तो कवि ने बहुत ही सटीकता से प्रयोग किया है। उसके पश्चात अलंकार योजना के पश्चात कैमास वध का जो अगला टॉपिक या बिंदु है विशेषताओं के अंदर, वो है भाषा, कि कैमास वध की भाषा कैसी है। कैमास वध की भाषा भावानुकूल है, यानी भावों के अनुकूल है। जैसे भाव है वैसी ही भाषा है। जहाँ प्रेम का वर्णन है वहाँ पर माधुर्य भाषा का प्रयोग किया गया है, और जहाँ पर गुस्से या क्रोध की भावना है वहाँ पर पुरुषत्व वर्णों का प्रयोग अधिक किया गया है। यानी कैमास वध की भाषा पूरी तरह से भावों के अनुकूल है। उत्साह और क्रोध की अभिव्यक्ति के कारण इसके अंदर अधिकतर जगह पर पुरुष वर्णों की प्रधानता है। संयुक्ताक्षरों और व्यंजन द्वित्व की बहुलता सर्वत्र मिलती है। माधुर्य भावों की अभिव्यक्ति में भाषा ललित और माधुर्यपूर्ण हो गई है। यानी जहाँ पर माधुर्य भावों की अभिव्यक्ति हो रही है वहाँ पर भाषा अत्यंत ही ललित और माधुर्यपूर्ण हो गई है। सरस्वती के नक्शिक सौंदर्य के वर्णन में इसी प्रकार की भाषा ललित और माधुर्य गुण से परिपूर्ण भाषा देखने को मिलती है। कहीं कहीं कैमास वध की भाषा में माधुर्य के साथ साथ सरलता और प्रसाद गुण का समावेश भी हो गया है। कैमास वध की भाषा में भावानुकूल परिवर्तन मिलता है। यह कवि के काव्य कौशल का सबसे बड़ा प्रमाण है। यानी कैमास वध की भाषा है वो बिल्कुल भावों के अनुकूल है। जैसे भाव है वैसी ही भाषा है, जिससे कि कवि के काव्य कौशल का हमें परिचय मिलता है। तो ये है कैमास वध के संपूर्ण जो कैमास वध की संपूर्ण काव्य की जो विशेषताएं हैं या प्रवृत्तियां हैं वो जो हमने पढ़ी, ये इनका हमने 7 शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया। अब उपर्युक्त विवेचन से हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि काव्य सौष्ठव की दृष्टि से कैमास वध बहुत ही सफल काव्य रचना है। रसात्मकता, भाव व्यंजना, वस्तु वर्णन, अभिव्यक्ति कौशल, इसके अलावा इसके अंदर कथा का विकास कैसे हुआ, प्रबंध कौशल और कथा प्रवाह कैसे बना रहता है, इसकी कथानक में ऐतिहासिकता कितनी है, इन सब बिंदुओं के आधार पर अंत में हम कह सकते हैं कि
कैमास वध है वो सभी दृष्टियों से कवि कौशल का चरमोत्कर्ष उदाहरण है। धन्यवाद।